सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढण की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग स्थिर विद्युतिकी में कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का आगाज कर चुके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, कल हम लोगों ने गाउस का नियम पढ़ा था, उससे पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए, जब हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा था तो विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या था बच्चों? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। जब हम लोगों ने गाउस का नियम पढ़ा था तो गाउस के नियम में विद्यार्थियों आप लोगों ने जानकारी ली थी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको कल क्लियर करवा दिए थे। एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो हमारे पास में डी फाई बराबर आ गया था वेक्टर ई डॉट डी एस, और गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम वाली बात एक बार पुनः सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। विद्यार्थियों, आज हम लोग इस चैप्टर के आखिरी भाग में आ पहुँचे हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कोर्स में गाउस के नियम के अनुप्रयोग 4 हैं एनसीईआरटी में। एक तो अनुप्रयोग ऐसा है जो इसी पर आधारित है। पहला अनुप्रयोग जो आज हम शुरू कर रहे हैं, एक गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग देख रहे हैं, ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। इसको आप चाहे खोखला गोला बोलिए चाहे गोलीय कोश बोलिए, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इसको स्पेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेरिकल सेल। खोखले गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसा है खोखला गोला? समरूप आवेशित, यानी कहने का मतलब इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है। हमारे पास में विद्यार्थियों यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसमें 3 स्थितियां हैं। पहली जो स्थिति है वो तो यह है कि हम जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं वो बिंदु हो सकता है खोखले गोले के कहीं बाहर हो। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि बिंदु कहाँ पर हो? सतह पर हो। और तीसरी स्थिति हो सकती है बच्चों बिंदु अंदर हो। तो हम लोग इसमें पहली स्थिति पढ़ रहे हैं जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर हो। अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर हो। आप लोग अपने नोट्स वाली कॉपी निकालिए और इसमें चित्र बनाकर मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखना शुरू कर दीजिए। अभिष्ट बिंदु गोले के बाहर हो। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इन 4 अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग हर हालत में परीक्षा में 4 नंबर के बड़े प्रश्न में आना है। चित्र बनाइए, नोट करते जाइए। लिखो, कैपिटल आर त्रिज्या का, यानी बड़ा वाला आर, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश, या जिसको बोल सकते हैं खोखला गोला, जिसे एक समान रूप से स्मॉल क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। जिसे एक समान रूप से स्मॉल क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। आपके सामने है, ये एक समान रूप से इसको आवेशित कर दिया गया है। खोखले गोले के बाहर, देखो ये अपना टारगेट यह है अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर हो। खोखले गोले के बाहर जैसे बच्चों ये कोई बिंदु ले लिया आपने, पी बिंदु दे दिया। खोखले गोले के बाहर ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु की विद्यार्थियों हमारा जो खोखला गोला है इसके केंद्र से कुछ निश्चित दूरी है। हमने यहाँ पर दूरी मान ली है विद्यार्थियों स्मॉल आर। मेरे साथ नोट करते जाइए। खोखले गोले के बाहर इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित
किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। खोखले गोले के बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों, आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप कहीं पर भी तीव्रता ज्ञात करो, गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हो, तो बच्चों वहां पर आप लोगों को गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। गाउसीय पृष्ठ में कल आपको मैंने बताया था कि जब हम विद्युत फ्लक्स का निर्धारण करते हैं तो वहां पर फ्लक्स के निर्धारण में पृष्ठ की आकृति और आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसा भी हो बंद पृष्ठ ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को यहाँ पर गणना करनी पड़ेगी, गणना में हमें समाकलन काम में लेना पड़ेगा, तो हम लोग इस प्रकार के पृष्ठ का चयन करते हैं जिससे हम लोगों को गणना में असुविधा नहीं हो। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, खोखले गोले के बाहर ये स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु है वहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, खोखले गोले को केंद्र मानेंगे। जितनी दूरी पर यह बिंदु है उतनी त्रिज्या का आप एक काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर देंगे। ये विद्यार्थियों, आप लोगों ने काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर दिया। तो नोट कीजिए मेरे साथ में, आपने लिखा है खोखले गोले के बाहर गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नोट कीजिए। इसके लिए गोले के केंद्र O को केंद्र मानते हुए, या लिख दीजिए, इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या वाले काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। आप लोग यहाँ पर काल्पनिक शब्द नहीं लिखते हैं तो कोई अशुद्धि नहीं होगी, ये अपने आप ही समझ में आ जाती है बात, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या वाले गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। अब विद्यार्थियों, आप लोगों को हम छठी सातवीं में गणित में ये सिखा देते हैं, गोले की जहाँ तक बात है, गोले के पृष्ठ पर कहीं पर भी कोई बिंदु लीजिए, प्रत्येक अवस्था में केंद्र से दूरी क्या होगी, इसकी समान होगी। और आप लोगों को पता है जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर। जब दूरी का मान समान होगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तीव्रता का परिमाण भी क्या होगा, समान रहेगा। तो हम लोग गणना की जटिलता से बचने के लिए इस प्रकार के पृष्ठ का चयन करते हैं जिससे तीव्रता का परिमाण समान रहे। तो आगे नोट कीजिए, आपने लिखा है इस हेतु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। नोट करो, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होने से, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होने से गाउसीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं की, गाउसीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु बोल दो या किसी भी बिंदु की बात कर दीजिए, गाउसीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र O से दूरी समान होगी, केंद्र O से दूरी समान होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान रहेगा। विद्यार्थियों, आपको ज्ञान है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है, दिशा का। तो E का परिमाण तो समान हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को हमेशा के लिए बात ध्यान में रखनी है, इसकी जो दिशा होती है वह हमेशा रेडियल होती है। रेडियल का मतलब अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इस बिंदु P पर जहाँ आप तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं वहाँ पर विद्यार्थियों तीव्रता की दिशा किधर होगी, O को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो आप लोगों ने नोट किया है, आपने लिखा है तीव्रता का परिमाण तो समान रहेगा किंतु इसकी दिशा सदैव अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, किंतु इसकी दिशा सदैव अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी।
देखो बच्चों, आप लोगों को ज्ञान है, कल हम लोगों ने जब शुरुआत की थी विद्युत फ्लक्स की, तो उसमें वेक्टर ई के साथ साथ हम लोगों ने वेक्टर ds का जिक्र भी किया था। तो आप लोगों को जब भी विद्यार्थियों गाउस के नियम के अनुप्रयोग की चर्चा करनी हो तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को साथ में यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश भी लेना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। कहाँ पर लेंगे? जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोग क्षेत्रफल अल्पांश ले लीजिए। ये ले लिया क्षेत्रफल अल्पांश, इसको बोल दिया आपने ds। अब बात आती है इस ds की दिशा किधर होगी, समझ में की जरूरत है। विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को कोई अल्पांश बाहर खींचना है तो आपका हाथ कैसे जाएगा? इस दिशा में। तो जिस दिशा में आपका हाथ जा रहा है वो डायरेक्शन किसकी होगी? क्षेत्रफल अल्पांश की। मान लीजिए बिंदु P आप यहाँ पर लेते, उस समय ds की दिशा लेनी होती तो आप इसको ऐसे खींचते तो आपका हाथ ऐसे चलता। तो कहने का मतलब इस बिंदु P पर जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी डायरेक्शन भी किधर हो गई है? वेक्टर E की दिशा के अनुदिश ही हो गई है। नोट कीजिए, बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अल्पांश, बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अल्पांश जिसकी दिशा भी चित्रानुसार वेक्टर E की दिशा के अनुदिश ही है। जिसकी दिशा भी चित्रानुसार वेक्टर E की दिशा के अनुदिश ही है। तो ये विद्यार्थियों एक बहुत ही सरल भाषा थी इसकी। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप लोगों को इसके सॉल्यूशन में कहीं परेशानी की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी गाउस के नियम से कोई गणना करनी हो, आप लोगों को एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग करना पड़ेगा और एक किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको? गाउस के नियम का। ये दो नियम जिसके याद है, दो सूत्र जिसके याद है, वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में कहीं नहीं अटक सकता। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? एक बार पुनः सुन लीजिए थ्योरी। हमने क्या लिखी थी? कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला जिसे स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इस गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के काल्पनिक गोलाकार गाउस पृष्ठ का निर्माण करते हैं। पृष्ठ गोलीय होने से तीव्रता का परिमाण तो समान रहेगा, लेकिन इसकी दिशा हमेशा अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? वेक्टर E की दिशा के अनुदिश ही। तो बच्चों, अब आप लोगों को विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का उपयोग करना है और गाउस के नियम की बात करनी है। तो हम लोग एक साथ लिख देते हैं। आप लिखो कॉपी में, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं गाउस के नियम से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं गाउस के नियम से। विद्यार्थियों, आप लोगों को लिखने से पहले समझना है, विद्युत फ्लक्स की जब मैंने आपको कल परिभाषा बताई थी उसमें क्या था भाई? डी फाई बराबर तो क्या था? डी फाई बराबर था हमारा वेक्टर E डॉट ds। था कि नहीं था भाई? ये तो एक अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स था। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका क्या कर दोगे आप लोग? समाकलन। तो हमारे पास में आ जाएगी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो आ जाएगा फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो आप लोग यहाँ पर निशान लगा सकते हैं बंद पृष्ठ का। इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई का मान है। और गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है फाई बराबर समेशन q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान, दोनों फाई के जो मान आए उनको हमने बराबर कर दिया। बात आगे समझ में? इसको बच्चों आप लोग समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से मान आ गया और ये गाउस के नियम से आ गया। बोलो कोई दिक्कत है किसी के? अब आगे इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आप ध्यान देना। बाएं पक्ष को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास में मान क्या आ जाएगा भाई? सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds। A डॉट B बराबर क्या होता है? AB कोस थीटा। यह आ गया है E ds कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन Q। समेशन Q का मतलब क्या होता है? पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा है? इस खोखले गोले को
स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसका मतलब समेशन q की जगह क्या आ जाएगा, केवल q आ जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। और लिख देना साथ में स्पष्टीकरण, यहां समेशन q इज इक्वल टू q। बोलो कोई दिक्कत है विद्यार्थियों किसी के? आगे बढ़ते हैं। ये जो थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच का कोण है? वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का। आप लोग देख रहे हैं वेक्टर ई और वेक्टर ds एक ही दिशा में है, एक दूसरे के अनुदिश है, एक दूसरे के संपाती है। इसका मतलब वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। तो आप लिखिए यहाँ वेक्टर ई व वेक्टर ds, यहाँ वेक्टर ई व वेक्टर ds एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0। वेक्टर ई व वेक्टर ds एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0। तो बच्चों ये मान आ जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ई ds। कोस थीटा की जगह कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 बराबर q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे के? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इस टॉपिक को जब शुरू किया था, गोलाकार गाउस पृष्ठ बनाया था, तो आपने वहां लिखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है। क्यों समान है? पृष्ठ कैसा लिया था आपने? गाउस पृष्ठ। तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? तीव्रता का परिमाण समान है। इसका मतलब ये राशि कैसी हो गई? नियत राशि। नियत राशि होने से इस समाकलन से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, तो आप कह सकते हैं बच्चों इस कंडीशन में E आ गया है बाहर और अंदर रह गया सरफेस इंटीग्रल ds बराबर q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे के? आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा विद्यार्थियों E की जगह E। इस समाकलन का सॉल्यूशन निकालेंगे। 1 dx का क्या होता है? अक्ष। 1 dy का y, तो 1 ds का s। अब इस s का मतलब आप लोगों ने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने कैसा बनाया गाउसीय पृष्ठ? गोलाकार। हमने जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? स्मॉल r। और आपके पास जो गोलीय कोश है, खोखला गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। इसका मतलब हमने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया है गोलाकार, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर r की जगह कौन सा वाला r काम में लेंगे? छोटा वाला r, क्योंकि हमने यह गाउसीय पृष्ठ बनाया है। तो लिख देता हूं मैं E इंटू 1 ds का मतलब s। s का मतलब गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चों किसी की दिक्कत है? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बट्टे एप्सिलॉन 0। हमें मान चाहिए है E का, तो यह वैल्यू आ जाएगी और E बराबर q बट्टे, ये बट्टे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बट्टे r स्क्वायर। E बराबर q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बट्टे r स्क्वायर। चूंकि बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। तो आप लोगों को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यह बन जाएगा और वेक्टर E। कौन सी कंडीशन में ज्ञात कर रहे हैं? जब बिंदु बाहर है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बाहर, आउट, एक ही बात है। ये कितना माना गया? q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बट्टे r स्क्वायर, और साथ में दिशा के लिए आ जाएगा r के। ये बच्चों आपने गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है उसका पहला पार्ट कर लिया है। कौन सा पार्ट? जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर है उस समय तीव्रता का मान कितना आ गया? q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बट्टे r स्क्वायर r के। बोलो किसी छात्र छात्रा की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, अब जो दूसरी कंडीशन है बच्चों, दूसरी कंडीशन है
हमारा जो अभिष्ट बिंदु है वो खोखले गोले के बाहर नहीं अपितु सतह पर है। सारे बच्चे ध्यान देना भाई, ये तो हमारा खोखला गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसको हम लोगों ने एक समान रूप से स्मॉल q आवेश द्वारा आवेशित कर रखा है। ये स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है। अब हमारा जो अभिष्ट बिंदु है पहले कहाँ पर था बच्चों? बाहर था। अब वो बिंदु कहाँ पर आ गया है? सतह पर आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं दूसरा। ये बिंदु है P बिंदु, सतह पर आ गया है। आप चाहे बिंदु बाहर की बात करें, चाहे अंदर की बात करें, चाहे सतह की बात करें, हमेशा दूरी जो मानते हैं वो आप स्मॉल r ही मानेंगे। तो दूसरी स्थिति नोट कीजिए, जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर हो, जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर हो, खोखले गोले की सतह पर। अब बच्चों इस सतह वाली में तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग देख रहे हैं जब आपका बिंदु बाहर था यहाँ पर, तब आपने देखा था ये दूरी जो स्मॉल r थी वो कैपिटल R से ज़्यादा थी। अब जो कंडीशन है बिंदु P यहाँ पर सतह पर लिया है, प्रत्येक अवस्था में ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के। तो आप लोगों को बिना मतलब की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ एक बार चित्र बनाइए, फिर लाइन लिखिए। अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर होने की स्थिति में, अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर होने की स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो बच्चों अब आपने जो अभी ई आउट वाला मान निकाला है, वहाँ पर जहाँ जहाँ स्मॉल r है वहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल R। ध्यान से समझना बच्चों, अभी निकाला था ना आपने ई आउट, अब ये ई आउट नहीं होकर क्या बन जाएगा? ई सरफेस, सतह पर। बोलो क्या मान है? आपके पास लिखा हुआ लिख रहा हूँ मैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r², छोटा वाला r था, ये आ गया है 1/r²। और आप लोग यहाँ पर जो r कैप था दिशा के लिए, चाहो तो उसको उसी रूप में रहने दीजिए और चाहो तो आप इस रूप में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आ गया बच्चों सतह पर तीव्रता का मान। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों? r² के। इसका मतलब दूरी कम होती है तो तीव्रता का मान बढ़ता है। देखो बच्चों पहले बिंदु यहाँ पर था तो दूरी ये थी ना आपकी, ये दूरी थी r, यहाँ तक थी दूरी r। अब आपका बिंदु सतह पर आ गया, इसका मतलब दूरी क्या हो रही है? घट रही है, घटती घटती यहाँ पर आ गई सतह पर। इसका मतलब जितनी घटनी थी उतनी घट चुकी है। इसका मतलब तीव्रता का मान जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हमेशा मैक्सिमम होता है। तो आप कह सकते हैं और ई सरफेस इज इक्वल टू मैक्सिमम, सतह पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। दूसरी कंडीशन हो गई, बात आ गई समझ में? आपने पहली कंडीशन पढ़ ली है बच्चों, अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर स्थित है। दूसरी कंडीशन पढ़ ली है आपने, अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर है। और अब हम तीसरी और फाइनल कंडीशन पढ़ रहे हैं, अभिष्ट बिंदु कहाँ पर है? जब खोखले गोले के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी कंडीशन है अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के अंदर है। अभिष्ट बिंदु आपको विद्यार्थियों एक टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़ा है, गाउस के नियम की उत्पत्ति, क्योंकि आप लोग लगातार थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक से बोर हो रहे थे। तो गाउस के नियम के जब अनुप्रयोग हम कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपको गाउस के नियम की उत्पत्ति करा दूंगा मैं। अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के भीतर है। ध्यान से समझना विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान है कि हमारा यह एक खोखला गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसको हम लोगों ने
स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित कर रखा है। अब हमारा जो अभिष्ट बिंदु है वो अंदर है इसके, ये बिंदु इसके अंदर है, P बिंदु आपको बता रखा है। कहीं पर भी लीजिए बिंदु की दूरी कितनी मानेंगे आप लोग, स्मॉल r मानेंगे। यह जो अभिष्ट बिंदु है वो अंदर आ गया है। अब आप लोग चूंकि समझदार हैं, जानते भी हैं, जब बिंदु बाहर था उस समय तो कंडीशन क्या थी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बिंदु सतह पर था तब कंडीशन क्या थी, r इज इक्वल टू कैपिटल R। और जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के भीतर है तो आप देख रहे हैं स्मॉल r का मान कम है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो हम लोगों को यहाँ पर अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के भीतर है, यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R वाली कंडीशन देखनी है। हमारे पास में बच्चों जब भी गाउस के नियम से तीव्रता ज्ञात करनी होती है, हमें ध्यान है गाउस से पृष्ठ के निर्माण के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। तो आप चित्र बनाइए, मेरे साथ नोट कीजिए। अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के भीतर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के भीतर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु पर तीव्रता की गणना हेतु, इस बिंदु पर तीव्रता की गणना हेतु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या वाले गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या वाले गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर वो सीधी सी बात है, तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन। तो आप लोगों को पता है तीव्रता की दिशा किधर होती है, अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। क्षेत्रफल अल्पांश जहाँ पर हम अभिष्ट बिंदु लेते हैं उसकी डायरेक्शन भी किधर होती है, हमेशा जिस दिशा में हमारा हाथ जाता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, वेक्टर E व वेक्टर ds एक दूसरे के समपाती है। तो बच्चों आप चित्र बनाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लिखा है अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के भीतर होने की स्थिति में स्मॉल r त्रिज्या वाले काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। निर्माण हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जब ये बिंदु अंदर है, सारा का सारा आवेश तो कहाँ पर है, खोखले गोले पर। इसका मतलब गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश है नहीं है। तो जब आवेश ही नहीं है तो बच्चों आपको ध्यान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के उत्पन्न होने का कारण क्या है, आवेश की उपस्थिति, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। तो आप बच्चों नोट कीजिए, यहाँ गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कोई आवेश नहीं है। यहाँ गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कोई आवेश नहीं है, अर्थात समेशन Q बराबर 0, कोई आवेश नहीं है। समेशन Q बराबर 0, समेशन Q लिख दो, केवल Q लिख दो, और ये न लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इतना लिख देना, यहाँ गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश नहीं है। तो बच्चों जब आवेश नहीं होगा इसका मतलब आप बोलेंगे अतः खोखले गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0। अतः खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर तीव्रता का मान 0। तो विद्यार्थियों आज हम लोगों ने ये पहला अनुप्रयोग खत्म कर लिया है। कल हम लोग यहाँ पर जो तीव्रता का मान आया था बाहर, सतह और अंदर, उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़ते जाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दियो सर, बंद कर दियो।